हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट। ये है पार्ट 3। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस दिए गए यूआरएल को भी अपने ब्राउज़र में टाइप करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका पीडीएफ डायरेक्टली आपके फ़ोन में मिल जाएगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई बार मुझे ये मैसेज मिलता है कि सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको बार-बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? आपको बताना है कि किसे हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कहते हैं। आपके ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, पीटर एफ. ड्रकर या फिर नन ऑफ दीज। एक बार तीनों मैनेजमेंट थिंकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेलर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये बुक लिखी गई थी 1911 में। ये ईयर याद रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि एक्स वाई जेड जो भी मैनेजमेंट थिंकर हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो कौन से कंट्री में बॉर्न हुए, कहाँ पैदा हुई, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो टेलर के केस में हम जानते हैं कि टेलर जो है वो यूएसए में बॉर्न हुए, और स्पेसिफिकली बात करें तो ये बॉर्न हुए पेंसिल्वेनिया में। ये यूएसए का एक शहर है। तो बेसिक चीज़ें आपने जान ली टेलर के बारे में कि टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। टेलर यूएसए में पैदा हुए, इन्होंने एक बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में लिखी गई थी। अब जान लेते हैं फ्योल के बारे में। तो फ्योल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें से है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब लिखी गई थी 1916 में। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईयर हमेशा याद रखना है। एग्ज़ाम में कभी भी आपसे ईयर पूछा जा सकता है। और अगर फ्योल की बात करें तो ये पैदा हुए थे फ्रांस में। और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, 14 प्रिंसिपल्स वगैरह आप जानते ही होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं पीटर एफ ड्रकर की। तो पीटर एफ ड्रकर ने भी एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये लिखी गई थी 1954 में, 1954 में। और इन्हीं को हम बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर, यानी पीटर एफ ड्रकर वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आप एमबीओ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं MBO/स्टडी कॉमर्स। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, डिटेल लेक्चर है। वो वीडियो आप देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि MBO क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज गिवन बाय। आपको बताना है कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है उसको किसने दिया है। आपके ऑप्शन हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मेयो,
पीटर एफ ड्रकर या फिर मैक्स वेबर। तो टेलर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एल्टन मेयो को हम जानते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए। एल्टन मेयो को हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो किया गया था 1924 से 1932 के बीच में। अगर आपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला। पीटर एफ ड्रकर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जाने जाते हैं एमबीओ के लिए। मैक्स वेबर जो हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया है, और जो मैक्स वेबर हैं वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। और मैक्स वेबर वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फॉर्मली ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी इसको स्टडी किया था। तो यहाँ पे पूछा है द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, तो ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है उसको दिया था मैक्स वेबर ने। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए आज के लेक्चर में बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में या फिर एनवीएस के एग्ज़ाम में या फिर केवीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। जो भी बहुत ही फेमस या बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीके का एक डेफिनेशन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी। आपके ऑप्शन हैं एलन, टेरी, फ्योल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये फेमस डेफिनेशन जो है वो दिया था एलन ने। इनका पूरा नाम क्या है? लुइस ए एलन। ये नाम ध्यान रखना। इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक लिखी गई थी 1990 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एलन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज। आपको बताना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है। आपके ऑप्शन हैं लिमिटेड, अनलिमिटेड, सेकेंडरी या फिर प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, यानी एकाकी व्यवसाय में जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर है। ये सोल प्रोप्राइटर आपको मार्केट में कई तरीके के मिलेंगे, जैसे जहाँ पे आप अपने जूते पॉलिश कराते होगे वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, जहाँ से आप फल फूल खरीदते होगे वो हो सकता है, या फिर कोई पान वाला है वो भी एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला है तो वो भी एक एकाकी व्यवसायी हो सकता है। तो जो एकाकी व्यवसायी है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सपोज कर लेते हैं मिस्टर एक्स जो है उन्होंने एक 15 लाख का डेट ले रखा है, एक कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर उन्होंने ये 15 लाख का डेट जो है वो पे नहीं किया, तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो बैंक है या जहाँ से भी उन्होंने डेट लिया है, अब वो बैंक क्या करेगा, इनके पर्सनल एसेट को भी यूज़ करेगा इस डेट को रीपे करने के लिए। जो भी पेमेंट होगा उसको करने के लिए अब इनके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जाएगा ताकि उनकी लायबिलिटी को फुलफ़िल किया जा सके। जो भी उनकी लायबिलिटी है, जो भी उनका कर्ज है, उसको पूरा करने के लिए इनके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जाएगा। यही है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। आपको बताना है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है।
आपके ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस या फिर अथॉरिटी। तो सबसे पहले जान लो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है F.W. टेलर ने। मैं शॉर्ट में यहाँ पे सिर्फ टेलर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप है जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन यूज करता है। एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ये बेस्ड है फंक्शन पे या फिर इसे आप रोल कह सकते हैं। फंक्शन या रोल पे बेस्ड है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है टेलर ने। तो टेलर ने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 8 लोगों की टीम बना दी, अ टीम ऑफ 8 मेंबर्स। टेलर ने क्या किया कि 2 ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप जो है वो प्लानिंग करेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो 8 लोगों का जो मेंबर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को सही करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्होंने ये 8 मेंबर बनाया है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेलर ने जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो दिया है। इन्होंने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको मैनेज करने के लिए हमने 8 स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर किया, यानी 8 मेंबर्स की टीम बनाई, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने। पहला है प्लानिंग और दूसरा है एग्जीक्यूशन। यानी कि 4 जो मेंबर्स हैं वो प्लानिंग से रिलेटेड होंगे और 4 जो हैं वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। 4 मेंबर्स प्लान बनाएंगे और 4 मेंबर उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान रखना, प्लानिंग जो होगा वो प्रोडक्शन लेवल पे होगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, और जो एग्जीक्यूशन है वो वर्कशॉप लेवल पे होगा। अब प्लानिंग में कौन कौन आएगा? प्लानिंग में आएंगे रूट क्लर्क, सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ और लास्ट है वर्कशॉप डिसिप्लिनरियन। फोर्थ है वर्कशॉप डिसिप्लिनरियन। अब एग्जीक्यूशन में फर्स्ट कौन है? स्पीड बॉस, सेकंड है रिपेयर बॉस, थर्ड है इंस्पेक्टर, फोर्थ और लास्ट है गैंग बॉस। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी टेलर ने प्रोडक्शन एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए 8 मेंबर की एक टीम बनाई। 4 मेंबर जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड हैं, यानी प्लान बनाते हैं, और 4 जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, टेलर ने स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? स्पेशलाइजेशन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पेशलाइजेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और लिस्ट बी में आपको उसके फीचर्स दे रखे हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ रिस्क टेकर, बेटरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपके सामने कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। तो मैच कराते हैं। फर्स्ट है सोल ट्रेडर। तो अभी मैंने आपको सोल प्रोपराइटर के बारे में बताया, तो आप चाहे सोल ट्रेडर बोलो, सोल प्रोपराइटर बोलो, दोनों का मतलब एक ही। तो इसको हम मैच करा सकते हैं 4 से, जो कि कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सोल प्रोपराइटर या सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी अगर उन्होंने डेट का पेमेंट नहीं किया तो उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है, उस लोन को, उस डेट को
पूरा करने के लिए। तो ए का 4 हो जाएगा, तो बाकी जिस भी ऑप्शन में ए का 4 नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। आप जानते होंगे कि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड जिसमें नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें हम मैच करा सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिस्क टेकर, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और आप सभी जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, तो रिस्क को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स को हम मैच करा सकते हैं बेटरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो इस तरीके से 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट। आपको बताना है कि टेलर का डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है। आपके ऑप्शन है ए, ऑल लेबरर्स शुड असाइंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क, या फिर बी, ऑल लेबरर्स शुड पुट इन डिफरेंट टाइम पीरियड, या फिर सी, पेमेंट शुड बी द सेम ऑन अ फिक्स स्टैंडर्ड, या फिर डी, दोज हु प्रोड्यूस above standard should receive higher wages than those producing below standard। तो एक बार जान लेते हैं कि टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट प्लान या पीस वर्क प्लान क्या था। तो टेलर ने वेज रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हाई रेट और दूसरा था लो रेट। टेलर ने ये कहा कि हम जो भी लेबरर हैं उन्हें 2 रेट से वेज देंगे, मजदूरी देंगे। एक तो है हाई रेट और दूसरा है लो रेट। अब किसको हाई रेट से वेजेस मिलेगा और किसको लो रेट से वेज मिलेगा, ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हैं। अगर कोई भी लेबर है, अगर वो एक स्टैंडर्ड से अधिक काम कर लेता है तब वो हाई रेट से वेजेस ले जाएगा, और अगर वो एक स्टैंडर्ड जो है उसको वो मीट नहीं कर पाता है तो उसे हम लो रेट से वेजेस देंगे। और ये सही भी था कुछ हद तक, क्योंकि आप देखो कि अगर आप एक स्टैंडर्ड से ऊपर काम करते हो तो आपको ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अगर आप एक स्टैंडर्ड से ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो यानी एक स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहे हो तो आपको लो रेट से वेज मिलना चाहिए, जो कि उस समय के अकॉर्डिंग काफ़ी फेयर रेम्युनरेशन स्ट्रैटेजी था। तो यहाँ पे टेलर का डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि जो एक स्टैंडर्ड से अधिक अब काम करते हैं उन्हें हम ज़्यादा हाई रेट से उन्हें हम हाई रेट से वेज पे करेंगे, और जो एक स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं उन्हें हम लो रेट से वेज पे करेंगे। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी फोकस ऑफ MBE रिवॉल्व्स अराउंड। आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है उसका जो प्राइमरी फोकस है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड घूमता है। आपके ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले जान लो कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे अगर आप जान लिए तो आप समझ जाओगे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में जो एक्सेप्शन टर्म है उसका मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क हो, जिसे हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो एक्सेप्शनल है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी पे मैनेजमेंट का फोकस होता है। और जो रूटीन वर्क है या रूटीन टास्क है, मैनेजमेंट का उस पे फोकस नहीं होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में जो मैनेजमेंट होता है वो जो एक्सेप्शनल वर्क है उसमें हो रहे डेविएशन, यानी उसमें जो भी कमी है, जो भी डेविएशन हो रहा है उस पे फोकस करता है, ताकि इन डेविएशन को हम कंट्रोल कर सकें या फिर नियंत्रण कर सकें। इसीलिए जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो प्राइमरी फोकस है वो हमेशा रिवॉल्व करता है कंट्रोलिंग के,
क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों पे फोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है और उनमें जो भी डेविएशन हो रहा है उन्हें हमें कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से जो एमबीई का जो प्राइमरी फोकस है वो कंट्रोलिंग के आसपास घूमता रहता है। यहाँ पे ध्यान रखना ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इसे आप एमबीओ से कंफ्यूज मत कर लेना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, कभी भी कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पे 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि क्लोजली रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या पूछा है आपको क्लोजली रिलेटेड बताना है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग जो है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए एक बेस का काम करता है या फिर बेसिस का काम करता है। अब इस तरीके से भी कह सकते हो कि प्लानिंग कंट्रोलिंग का बेसिस होता है। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। सपोज कर लेते हैं आपने ये देखा कि आपको 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना था, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 900 यूनिट हो रहा है, यानी कि 100 यूनिट का आपने देखा डेविएशन हो रहा है। तो आप इसको नियंत्रण करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, क्यों आप 900 करोगे? तो आप इस डेविएशन को क्या करना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे। तो कंट्रोलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, प्लान करोगे। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में भी आपको कई बार पूछा जाएगा। प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमेशा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का बेसिस होता है, एक आधार होता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन इज। आपको बताना है कि सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसएडवांटेज क्या है। आपके ऑप्शन है सीक्रेसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लोअर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सीक्रेसी क्या है, ये एक एडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी एक एडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जो भी आपने डेट लिया है वो आपको ही पे करना है। आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।